हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 42। जैस्मिन से सवाल पूछते पूछते सना ने नोटिस किया कि जैस्मिन की आंखों में नमी थी और उसके गालों पर आंसू की बूंदें। सना ने जैस्मिन की तरफ देखते हुए और सीरियस होते हुए उससे कहा, जैस्मिन, तुम ठीक तो हो? अरे सना, तुम? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ एक छोटी सी मीटिंग थी तो बस अब जा ही रही हूँ। कुछ काम है, मिलते हैं बाद में, बाय। इतना कहते हुए जैस्मिन वहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। सना जैस्मिन के इस रवैये को समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उसने जैस्मिन को जाने दिया और खुद बढ़ गई कमरा नंबर 113 की तरफ। वहीं जैस्मिन, जिसने वहाँ से जाने का नाटक तो जरूर किया था, लेकिन वो बाहर जाकर छिप गई थी और अब सना के पीछे गई। और अब आगे सना आगे की तरफ जा रही थी और जैस्मिन उसके पीछे थी। सना ने लिफ्ट लिया और लिफ्ट के अंदर खड़ी हो गई। उसने सोचा, आज तो इस खेल को खत्म करना ही पड़ेगा, बहुत हो गई लुका छुपी। मन में सना यही सब सोच रही थी और जैस्मिन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ दौड़ती हुई जा रही थी। जैस्मिन को अंदेशा था कि कुछ तो गलत है, क्योंकि मिसेस राजादा तो वो खुद ही थी। फिर सना को किसने बुलाया है? जैस्मिन भागते हुए सीढ़ियां चढ़ रही थी। हालांकि उसकी सांसें काफ़ी तेज हो गई थी और वो अब हांफने भी लगी थी। वहीं सना की लिफ्ट अब ऊपर पहुंच चुकी थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो सना बाहर आ गई। ये 10 फ्लोर था और इसी फ्लोर पर कमरा नंबर 113 भी था। जैस्मिन अभी तक ऊपर नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि वो सीढ़ियों से आ रही थी और वो थक भी गई थी। सना ने अपने आसपास रूम नंबर्स को देखा, तब उसे कमरा नंबर 113 कुछ दूरी पर दिखाई दिया। सना ने उधर देखा। उस फ्लोर पर बहुत कम ही लोग दिखाई दे रहे थे और वो भी जो स्टाफ के मेंबर थे, बस वो। सना जब वहाँ से गुजरी तो एक स्टाफ मेंबर वहाँ से गुजर रहा था। उसने सना की तरफ देखा तो सना ने ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया, तो वहाँ से वो चला गया। सना अब कमरा नंबर 113 के दरवाजे के पास खड़ी थी। सना ने सोचा, क्या मुझे बेल बजाना चाहिए या सीधा अंदर चली जाऊं? क्या करूं? दरवाजे पर खड़ी सना अपने नाखून चबाने लगी और दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। वो भी कुछ सोचती कि उससे पहले ही दरवाज़ा खुला और उसमें से 2 हाथ निकला और अगले ही पल दरवाज़ा बंद हो गया और सना उस अंधेरे कमरे के अंदर आ गई। सना ने महसूस किया कि उसके मुंह को किसी ने पकड़ रखा था और ठीक उसी वक्त एक और आदमी था जिसने सना के हाथ को पकड़कर बांध दिया। सना ने देखा, कमरा पूरी तरह अंधेरा से भरा हुआ था और वहाँ थोड़ी सी भी लाइट नहीं दिखाई दे रही थी। बस 2 आदमियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक ने अपने दूसरे साथी से कहा, देखा, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। इस मछली को मिसेस रायजादा का लालच क्या दिया, ये तो खुद जाल में फंसने के लिए आ गई। पहले आदमी की आवाज़ सुनकर दूसरा आदमी हंसने लगा। सना को दूसरे आदमी की आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। हालांकि उसे कंफर्म याद नहीं था कि ये आवाज़ उसने कहाँ और कब सुनी थी। सना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और बार बार हिल रही थी। उसे इन आदमियों से जो डर था वो था ही, लेकिन सना को अंधेरे से फोबिया भी था और वो इस वजह से और ज़्यादा डर रही थी। सना छटपटाने लगी थी और उसकी जान उसके हलक में आ गई थी। उस रूम में इतना गहरा अंधेरा था कि कुछ देर भी सना उस अंधेरे में रहती तो जान ही चली जाती उसकी। लेकिन शायद किस्मत सना को अभी जिंदा रखना चाहती थी, इसलिए उसने सना को जिंदा रखने का इंतज़ाम किया, क्योंकि तभी उससे पहले आदमी ने अपने जेब से एक लाइट निकाला और सना के चेहरे के पास लाकर जला दिया।
वो आदमी हंस रहा था। उसकी हंसी में उसकी हवस साफ साफ पता चल रही थी। लाइट के जलते ही वहाँ हल्का सा प्रकाश फैल गया। सना को अब भी कुछ भी साफ नहीं दिखा, लेकिन रोशनी की एक उम्मीद ने उसे सांस लेने की उम्मीद दे दी। तभी लाइट वाले आदमी ने सना के चेहरे पर अपनी गंदी उंगलियां फिराई और कहा, अरे भाई अभिषेक, ये तो कमाल की माल है यार। कहाँ से ढूंढ कर लाया है तू इसे? उस आदमी के गंदे छुअन से सना के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि सना ने जैसे ही ये नाम सुना, उसे याद आ गया कि ये दूसरी आवाज़ किसकी थी और क्यों उसे जानी पहचानी सी आवाज़ लगी थी। नाम सुनकर सना मचलने लगी। तभी अभिषेक ने उस लाइटर वाले आदमी से कहा, अरे भाई, ये फूल तो मेरे ऑफिस में रोज ही दर्शन देती थी, बस मैं इसे सूंघ नहीं पाता था, लेकिन आज तो इसके पूरे बदन की खुशबू लूंगा मैं। इतना कहते हुए अभिषेक ने सना के कंधे को टच किया तो सना ने गुस्से से उसे धक्का दिया। हालांकि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, तो वो ज्यादा हिल-डुल नहीं पा रही थी। बहुत फुदक रही है चिड़िया। इसके तो मैं, लाइटर वाले आदमी ने गुस्से से कहा और वो सना को थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी अभिषेक ने उसे रोक लिया। उसने उसे रोकते हुए सना के थाई पर हाथ घुमाया और फिर उसके बाल को कसकर पकड़ते हुए कहा, इस गुलाब के फूल को पाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं मैंने, फिर क्यों तू इसे कुचलना चाहता है? अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा और सना के मुंह से पट्टी हटा दी। तभी उस लाइटर वाले आदमी ने कहा, अरे भाई, इस अंधेरे में ये तो कोमल कली दिख ही नहीं रही। कहो तो लाइट ऑन कर दूं? वैसे भी अब कौन आने वाला है यहाँ पर? हाँ हाँ कर दो, अभिषेक ने कहा और उसके इतना कहते ही लाइटर वाले आदमी ने लाइट ऑन कर दी। ये लाइटर वाला आदमी अनाया रावत का बॉयफ्रेंड विनीत था। हालांकि विनीत ये नहीं जानता था कि सना करीम की पत्नी थी, लेकिन विनीत का तो काम ही था लड़कियों के जिस्म से खेलना। विनीत और अभिषेक दोनों दोस्त थे और दोनों ही प्ले बॉय टाइप लड़के थे, जिसका काम था अमीर या गरीब दोनों तरह की लड़कियों के साथ रात बिताना। असल में ये तान्या का प्लान था। तान्या ने जानबूझकर सना के कान में ये बात डाली कि मिसेर रायजादा आज होटल ब्लू मून में आने वाली थी। तान्या जानती थी कि सना एक महत्वाकांक्षी लड़की थी और वो वहाँ जरूर जाती, इसीलिए उसने पहले ही अभिषेक को वहाँ पर भेज दिया था ताकि अभिषेक सना के साथ संबंध बनाए और वो उसका वीडियो भी बना ले, ताकि तान्या उसे वायरल करके सना को बदनाम कर सके। और सना की गलती ये थी कि उसने तान्या की बातों पर भरोसा कर लिया। पट्टी हटते ही सना ने रोते हुए कहा, सर, अभिषेक सर, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे। सना के इतना कहने पर अभिषेक ने उसकी तरफ देखा और उसके पास आ गया। उसने सना के गालों पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। सना को बेहद घिन महसूस हो रही थी। उसने अपना सर इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया तो अभिषेक ने ज़बरदस्ती सना के जबड़े को पकड़ लिया और कहा, मेरी जान, आज मुझे सर नहीं बेबी कहो। जब से तुम ऑफिस में आई हो, मेरा दिल तुम्हारे इस जिस्म से खेलने के लिए बेताब हुए जा रहा है। आओ ना बेबी, मेरी बाहों में आ जाओ। इतना कहते हुए अभिषेक ने सना के पाँव की रस्सी को खोल दिया और उसके थाई पर अपने हाथ रख दिए। पैरों के आज़ाद होते ही सना ने गुस्से से अभिषेक के सीने पर अपने लात से मारा और गुस्से से रोते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, तुम जानते नहीं हो कौन हूँ मैं। आग से मत खेलो अभिषेक। जैसे ही सना ने अभिषेक को लात से मारा, वो कुछ दूर पर जा गिरा। उसने गुस्से से सना की तरफ देखा। साली, इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा? किस बात का गुरूर है तुझे? हाँ? अभिषेक ने गुस्से से सना के गाल पर
एक थप्पड़ जड़ दिया। सना का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। सना के मुंह से करीम को याद करते हुए एक आह निकली। करीम सना के लिए पूरी दुनिया में एक करीम ही तो था जो सना के लिए फिक्र करता था। बीते कुछ दिनों में सना ने अपने लिए करीम की फिक्र को देखा था। एक करीम ही तो था जिसके साथ होने के ख्याल मात्र से ही सना को ताकत महसूस हो जाती थी। सना के गिरते आंसुओं में करीम की याद थी। अभिषेक ने गुस्से से सना को लगातार कई थप्पड़ मार दिए। दूसरी तरफ ऑफिस में आज करीम का मन अपने काम में ही नहीं लग रहा था। करीम को बेचैनी महसूस हो रही थी। इस बेचैनी की वजह से करीम कुछ कर भी नहीं पा रहा था। करीम ने टेबल से फाइल उठाई और उसे खोलने लगा, लेकिन नहीं, बेचैनी की वजह से उसे फाइल में लिखा कुछ समझ नहीं आ रहा था। करीम ने फाइल को टेबल पर पटक दिया और चिढ़ते हुए उसने खुद से कहा, आखिर मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? क्या सब ठीक है? सना, वो ठीक तो है? करीम के मन में अचानक सना का ख्याल आया। सना का ख्याल आते ही करीम ने अपना फ़ोन निकाला और सना के नंबर पर डायल कर दिया। करीम के फ़ोन में सना का नंबर बेबी के नाम से सेव था। सना के फ़ोन की रिंग बज रही थी और करीम की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। आमतौर पर वो जब भी कॉल करता है, सना चाहे कितनी ही बिजी क्यों ना हो, वो उसका फ़ोन रिसीव कर ही लेती थी। करीम का मन घबरा रहा था। उसने खुद से कहा, बेबी कॉल रिसीव करो। करीम ने कॉल दोबारा ट्राई किया और एक बार फिर सना का रिंग बजने लगा। उधर कमरे में जब सना का फ़ोन रिंग उसके पर्स में बजने लगा तो सना और अभिषेक के साथ विनीत का भी ध्यान फ़ोन पर गया। विनीत ने फ़ोन उसके पर्स से निकाला। उसने देखा फ़ोन स्क्रीन पर के नाम से नंबर फ्लैश हो रहा था। ओह भाई, ये के कौन है? देखो, के का कॉल आ रहा है। विनीत ने सना का मजाक उड़ाते हुए कहा। के का नाम सुनते ही सना के मन में एक उम्मीद की किरण सी जगी। उसके दिल में हलचल हुई। उसने पास खड़े विनीत को अपने लात से मारा और गुस्से से चीखते हुए कहा, बास्टर्ड, फ़ोन तो मेरा, मुझे बात करने दो प्लीज़। विनीत जाकर एक तरफ गिरा और उसके हाथ से फ़ोन झटक कर गिरा और टूट गया। रिंग बजना अब बंद हो गया था। विनीत गुस्से से उठा और उसने सना के बालों को जोर से पकड़कर खींचा और उसके गाल पर थप्पड़ धर दिया। सना के गाल थप्पड़ से लाल हो गए थे और होठ के कोने से खून भी बह रहा था। सना के चेहरे पर कुछ जगहों पर तो अभिषेक और विनीत के नाखून के निशान भी थे। उधर करीम में काफ़ी परेशान हो गया था। अब तक सना कॉल रिसीव नहीं कर रही थी और अब तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ भी बताने लगा। करीम ने एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया और उसने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाते हुए कहा, विहान, रजत। करीम की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर विहान और रजत दोनों जल्दी से वहां पर करीम के केबिन में आ गए। विहान ने आते ही कहा, क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों हैं? करीम ने उसके सवालों को सुना और उसे ऑर्डर देते हुए कहा, विहान, तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है। 5 मिनट में मुझे बताओ कि सना कहाँ है। जी सर। विहान ने सर हिलाया और रजत के साथ केबिन से बाहर चला गया। करीम उतनी देर लगातार सना के फ़ोन को ट्राई करता रहा। दूसरी तरफ उस कमरे में सना ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो उन दोनों आदमियों से लड़ सके। बेचारी सना को खुद नहीं पता था कि वो इतनी बहादुर और साहसी थी। जैसे ही विनीत दोबारा उठकर सना के पास आया, सना ने आओ देखा न ताओ। उसने पूरी ताकत लगाई और चेयर के साथ बंधे हुए ही खड़ी हुई और तेजी से गोल घूमा, जिसकी वजह से विनीत के हाथ पर तेज चोट लगा और एक बार फिर वो गिरा।
अभिषेक भी सना को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सना बार बार उन्हें झटका दे रही थी। सना के हाथ कुर्सी से बंधे हुए थे और इस वजह से उसके हाथ जख्मी हो गए थे। सना की कलाई से अब खून बहने लगा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही थी और वो हिम्मत हार भी नहीं सकती थी, क्योंकि सवाल उसकी इज्जत का था। सना लगातार उनसे भिड़ी हुई थी, लेकिन तभी अभिषेक ने चालाकी दिखाई और जब सना विनीत से लड़ने में लगी थी, तब उसने सना के पैरों में अपना पैर फंसाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। आह! सना धम से नीचे गिरी और लकड़ी का चेयर उसके कमर में लगा और सना के कमर पर से ब्लड आ गया। वो लकड़ी का चेयर सना के कमर में धंस गया था। सना के इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए विनीत ने जल्दी से सना के हाथ को पीछे से पकड़ लिया और अभिषेक ने आकर सना के कपड़ों को पकड़ा और वो उसे फाड़ने ही वाला था कि तभी उस कमरे पर किसी की दस्तक हुई। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। ये एक लड़की की आवाज़ थी जो काफ़ी तेजी से कमरे के दरवाजे को पीट रही थी। उस लड़की की आवाज़ को सुनकर विनीत और अभिषेक दोनों घबरा गए। विनीत ने अभिषेक की तरफ देखा और कहा, भाई, तुमने किसी और लड़की को भी बुलाया है क्या? नहीं यार, मैं नहीं जानता। कौन लड़की है बाहर? अभिषेक ने गुस्से से कहा। रुको, मैं देखता हूँ। विनीत ने सना के हाथ को छोड़ा और आगे बढ़ गया। उसने की हॉल में से झांक कर देखा तो बाहर जैस्मिन खड़ी थी। जैस्मिन को देखते ही विनीत ने अभिषेक की तरफ देखा और कहा, भाई, लगता है आज तो हमें एक और माल मिल जाएगी। ये तो फैशन हुक की विजेता मॉडल जैस्मिन है। विनीत और अभिषेक ने अपनी खुशी के चक्कर में ये नहीं देखा कि बाहर जैस्मिन अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ कई सारे बॉडीगार्ड्स थे, जिनके प्रोफेशन कपड़ों पर साफ साफ रायजादा ग्रुप का लोगो बना हुआ था। जैस्मिन लगातार दरवाजे को खटखटा रही थी। जैस्मिन ने चीखते हुए गुस्से से दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, कौन है अंदर? दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। जैस्मिन की आवाज़ सुनकर विनीत ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, लगता है इस फूल को बहुत जल्दी है अंदर आने की। तभी अभिषेक ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए विनीत से कहा, विनीत, लाइट ऑफ कर दो, जल्दी करो यार। विनीत से इतना कहते हुए अभिषेक ने सना के मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती उसे दरवाजे के पीछे धक्का देकर ले गया। सना नहीं जा रही थी। उसने बेड को पकड़ने की कोशिश की तो अभिषेक ने उसके बालों को पकड़कर खींचा। बेवकूफ लड़की, चल जल्दी। सना दर्द से कराह उठी और बेड से उसका हाथ छूट गया। अभिषेक ने उसके मुंह को पकड़े रखा और दरवाजे के पास जाकर छिप गया। विनीत ने लाइट ऑफ की और जाकर उसने दरवाजा खोला। सना छटपटाते हुए अपने हाथ पांव मार रही थी, लेकिन वो काफी घायल हो चुकी थी और उसके अंदर अब शक्ति नहीं बची थी। इधर एक और माल मिलने की खुशी में विनीत ने जल्दी से दरवाजा खोला और खुशी से जब उसने सामने देखा तो शॉक्ड हो गया। और तभी विनीत के मुंह पर एक जोरदार पंच लगा। वो पंच इतना तेज था कि विनीत अंदर की तरफ फर्श पर गिरा और उसके नाक से तुरंत खून बहने लगा। वो चिल्लाया, आह! विनीत नीचे फर्श पर गिर गया था। दरवाजे पर जैस्मिन गार्ड्स के पीछे थी और उन गार्ड्स में से एक ने विनीत के नाक पर पंच जड़ा था। एक गार्ड ने जल्दी से जैस्मिन की तरफ देखा और कहा, मैम, प्लीज अंदर आइए। उसकी बात सुनकर जैस्मिन जल्दी से अंदर आ गई। फिर जैस्मिन के बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए और साथ में जैस्मिन भी आ गई, लेकिन उसे सना दिखाई नहीं दी, क्योंकि सना उसके सामने नहीं बल्कि उसके पीछे थी, जिसके मुंह पर अभिषेक ने अपना हाथ रखा था। जैस्मिन को देखकर सना की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसका मन किया कि वो जाकर उसके गले लग जाए, लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी। तभी जैस्मिन को अपनी आंखों के सामने देखकर सना ने हिम्मत जुटाई
और अपने पैर से अभिषेक के पैर को कुचल दिया। अभिषेक जोर से चीखा और उसने सना को छोड़ दिया। उसके चीखते ही जैस्मिन ने पलटकर देखा तो उसके सामने सना घायल थी। जैस्मिन जोर से चिल्लाई, सना। जैस्मिन की तरफ देखते हुए सना के पैरों में तो जैसे दम नहीं था। अभिषेक के छोड़ते ही सना गिर पड़ी और वो खुद को खड़ा नहीं रख पाई। लेकिन तब तक जैस्मिन ने फुर्ती दिखाई और सना को गिरने से ही पहले पकड़ लिया। जैस्मिन हैरान परेशान सी घबराई हुई थी। उसने जल्दी से सना को सहारा दिया, लेकिन तब तक सना फर्श पर थी। जैस्मिन की गोद में सना का सर था जो बेसुध हुई जा रही थी। सना की ये हालत देखकर जैस्मिन ने रोते हुए और घबराई हुई आवाज में कहा, सना चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैस्मिन की बात सुनकर सना हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। जैस्मिन के गार्ड्स ने अभिषेक और विनीत दोनों को पकड़ लिया था और उनकी धुलाई भी कर दी थी। उन लोगों ने उन दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले करने चले गए। वहीं 2 गार्ड्स अभी भी जैस्मिन के साथ थे। जमीन पर पड़ी सना ने अधखुली आंखों से जैस्मिन को देखा। वो देख सकती थी कि जैस्मिन कितनी परेशान हो रही थी। तभी जैस्मिन के पीछे सना को 2 आदमी दिखाई दिए, जिनके कपड़ों पर राय ज्यादा ग्रुप का लोगो बना हुआ था। सना का दिमाग सुन्न हो गया था। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहकर उसके कानों को भिगो रहे थे। सना ने मुश्किल से अपने मुंह को खोला और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, करी। हाँ सना, क्या कहना चाहती हो, बताओ बताओ मुझे। जैस्मिन ने सना के गालों पर थपकी देते हुए उसे जगाए रखने की कोशिश की। करीम। सना ने मुश्किल से ये शब्द पूरे किए और बेहोश हो गई। इतना कहते कहते सना की आंखें बंद हो गई और वो बेहोश हो गई। जैस्मिन ने घबराकर उसके गालों पर थपकी मारते हुए सना से कहा, सना, सना उठो, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर जैस्मिन पीछे मुड़कर गार्ड से कहा, देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो, सना को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। जी मैम। गार्ड ने सर हिलाया और फिर 2 गार्ड्स ने मिलकर सना को उठाया। जैस्मिन सना के सर को पकड़े हुए तेज कदमों से उसके साथ गई। उन सब ने मिलकर जल्दी से सना को सहारा देते हुए नीचे ले आए और फिर जैस्मिन जल्दी से अपनी कार में बैठ गई और गार्ड्स ने सना को कार की पिछली सीट पर बिठा दिया। सना का सर जैस्मिन ने अपनी गोद में रखा था और लगातार वो सना के गालों पर थपकी देते हुए जगाने की कोशिश कर रही थी और खुद रोए जा रही थी। जैस्मिन ने घबराए हुए ही कहा, सना उठो, देखो मैं हूँ, प्लीज उठ जाओ, क्या हो गया है तुम्हें। इधर जैस्मिन सना को हॉस्पिटल ले जा रही थी। जैस्मिन नहीं जानती थी कि सना उसे क्यों ढूंढ रही थी, लेकिन उसे इतना तो पता था कि सना उसे ढूंढने वहीं गई थी और मुसीबत में फंस गई थी। जैस्मिन को काफी बुरा लग रहा था और उसका दिल घबरा भी रहा था कि कहीं सना को कुछ हो न जाए। वहीं उस होटल में इतना सब कुछ हो गया और किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। दूसरी तरफ करीम की कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। कार में करीम पीछे की तरफ बैठा हुआ था और विहान कार ड्राइव कर रहा था। करीम की आंखों में बेचैनी और गुस्सा दोनों था। करीम ने गुस्से से विहान पर चिल्लाते हुए कहा, विहान, अगर तुम कार तेज ड्राइव नहीं कर सकते तो कार से निकल जाओ, मैं खुद ड्राइव कर लूंगा। करीम की तेज और गुस्से से भारी आवाज सुनकर विहान ने बैक व्यू मिरर में देखते हुए हिम्मत जुटाई और कहा, सर प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए, मैडम बिल्कुल सही होंगी। करीम ने उसकी बात सुनी और गुस्से से घूरा। करीम के गुस्से से डरते हुए विहान ने आधे घंटे की दूरी 10 मिनट में ही तय कर लिया। कुछ देर बाद करीम की कार होटल ब्लू मून के सामने खड़ी थी।
करीम बिना एक भी मिनट की देरी किए कार से बाहर निकला और तेज कदमों से होटल की तरफ चला गया। अंदर जाते ही उसने रिसेप्शन पर पूछा, क्या यहाँ पर मिसेस सना करीम कपूर के नाम से बुकिंग हुई थी? करीम कपूर? उस लड़की ने हैरानी से सामने खड़े लड़की को देखा जो काफी स्टाइलिश और हैंडसम था। उस लड़की की निगाहें तो जैसे करीम से हट ही नहीं रही थी। तभी करीम ने उस लड़की को आंख उगलती आंखों से देखा और चिल्लाकर कहा, हे, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जल्दी बताओ। करीम की तेज आवाज़ सुनकर वहां पर मौजूद भीड़ की नज़र उस पर चली गई। वो लड़की भी डर गई। उसने हगलाते हुए कहा, सॉरी सर, लेट मी चेक। उस लड़की ने जल्दी से चेक किया और कहा, नहीं सर, इस नाम से यहाँ कोई बुकिंग नहीं है। उस लड़की की बात सुनकर करीम ने गुस्से से रिसेप्शन टेबल पर अपना हाथ दे मारा। तभी विहान वहां पर आ गया। उसने जल्दी से आकर करीम से उसके कान में कहा, सर प्लीज रिलैक्स हो जाइए, सब देख रहे हैं। करीम ने विहान की बात सुनी और उसे किसी से कोई परवाह नहीं थी। उसे विहान को डांटते हुए कहा, तुमने कहा था कि होटल ब्लू मून में सना की लोकेशन थी, फिर कहाँ गई सना? करीम विहान से सवाल कर रहा था, जबकि वहां पर खड़े लोग उन दोनों को देख रहे थे। अब तक सबको ये अंदाजा लग चुका था कि वो आदमी जो वहां गुस्से से खड़ा था, असल में वो काफी अमीर आदमी था। हालांकि उसे किसी ने नहीं देखा था, इसीलिए उन लोगों ने उसे पहचाना नहीं। करीम गुस्से से वहां से अपनी कार के पास चला गया। उसने फिर से सना के फोन को ट्राई किया, लेकिन सना का फोन नहीं लगा। करीम जल्दी से अपनी कार में बैठा। विहान लगभग दौड़ते हुए कार के पास आया, लेकिन तब तक करीम कार में बैठकर खुद ड्राइव करता हुआ वहां से चला गया। सर, सर, विहान उसे आवाज देता रह गया। कार ड्राइव करते हुए करीम ने खुद से कहा, बेबी, कहाँ चली गई तुम? प्लीज कॉल उठाओ, वापस आ जाओ। करीम की आवाज़ रुक सी गई थी। ये लड़की जो कुछ समय पहले करीम के जीवन में आई थी, वो अब करीम की जिंदगी बन गई थी। करीम को ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा हो। करीम ने तेजी से कार ड्राइव की और सना के फ्लैट पर आ गया। उसने सोचा कहीं सना किसी बात से नाराज होकर अपने घर न चली गई हो। सना वहां भी नहीं थी। करीम ने अपने आदमियों को गुप्ता निवास भी भेजा, और क्योंकि सना ने आज सुबह ही वहां जाने की बात कही थी, करीम ने हर जगह को छान लिया जहां जहां सना की होने की उम्मीद हो सकती थी। लास्ट लोकेशन उस होटल की थी जहां सना करीम को नहीं मिली। करीम कार के पास खड़ा था। बिहान भी करीम के पीछे आ गया था। कपूर परिवार के गार्ड्स के साथ साथ सना को ढूंढने में लगा था। तभी बिहान का फोन बजा। विहान ने चिढ़ते हुए फोन स्क्रीन की तरफ देखा। ये प्रिया की कॉल थी। प्रिया की कॉल देखते ही विहान को लगा कि जरूर प्रिया को सना के बारे में पता हो सकता है। यही सोचकर विहान ने जल्दी से कॉल रिसीव किया और कहा, हेलो प्रिया। फोन की दूसरी तरफ से प्रिया की घबराई हुई आवाज आई। वो सना। प्रिया की फोन पर घबराई हुई आवाज सुनकर विहान ने उसे डांटते हुए कहा, प्रिया, जल्दी बताओ, क्या हुआ मिसेज कपूर को? जैसे ही विहान के नाम से मिसेज कपूर करीम ने सुना तो बिजली की तेजी से खड़ा हुआ और उसने विहान के हाथ से फोन ले लिया और बेचैनी से भरी लेकिन सख्त आवाज में कहा, कहाँ है सना, जल्दी बताओ। करीम की आवाज तो प्रिया ने नहीं पहचाना, लेकिन उसने घबराए हुए ही कहा, वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? करीम ने उसकी बात सुनी और दौड़कर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बिहार ने भी इस बार देरी नहीं की और पैसेंजर सीट पर बैठ गया। करीम इस वक्त कार को बिजली की तेजी से ड्राइव कर रहा था। आखिर
उसकी सना का पता उसे चल गया था और वो जल्दी से जल्दी वहां से निकल गया। ये 10 मिनट की दूरी करीम को 10 साल जितनी लग रही थी। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते ही करीम ने कार का दरवाजा तेजी से खोला और दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला गया। जैसे ही करीम वहां हॉस्पिटल में पहुंचा, सबकी नजरें उसके बदहवास चेहरे पर गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि उसकी इमेज इस वक्त कैसी थी। वो इस वक्त ता करीम कपूर नहीं बल्कि केवल सना का पति करीम था, जिसे अपनी पत्नी की चिंता थी। करीम भागता हुआ हॉस्पिटल के अंदर आया और उसने जल्दी से रिसेप्शन पर पूछा और रिसेप्शन पर उसे सना के वार्ड का पता दिया गया। उधर दूसरी तरफ जैस्मिन सना को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उसने प्रिया को सबसे पहले सना के बारे में खबर दी थी। हालांकि प्रिया अभी पहुंच नहीं पाई थी, लेकिन उसने विहान को बता दिया था। वहीं जैस्मिन ने सना को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और वो बाहर बेचैनी से घूम रही थी। सना बेहोश हो चुकी थी और डॉक्टर उसके इलाज की तैयारियां कर रहे थे। जैस्मिन दरवाजे पर लगी मिरर से सना और उसके जख्मों को देखकर आंसू बहा रही थी। तभी उसे किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। जैस्मिन ने जल्दी से पलट कर देखा तो दूसरी तरफ से कॉरिडोर से बेतहाशा भागता हुआ करीम आ रहा था। उसके पीछे विहान और रजत दोनों थे और उनके साथ कुछ कपूर परिवार के गार्ड्स भी थे। सामने करीम को आता देख जैस्मिन के होश उड़ गए। आज तक जैस्मिन कभी भी करीम से सामने से नहीं मिली थी, लेकिन मोहित और करीम अच्छे दोस्त थे और उनकी कई तस्वीरें साथ में थी। इस वजह से जैस्मिन ने करीम को पहचान लिया। करीम को देखते हुए जैस्मिन के मुंह से निकला, करीम भाई। हालांकि करीम ने जैस्मिन पर ध्यान नहीं दिया। वो लगभग दौड़ते हुए आया और सीधा केबिन में घुस गया। करीम के अंदर घुसने पर एक वार्ड बॉय ने कहा, अरे अरे, आप अंदर कहाँ घुसे जा रहे हैं? वार्ड बॉय ने अपनी बात कहते हुए जब करीम की तरफ देखा तो उसकी गुस्से से भरी नज़र देखकर डर गया। जो डॉक्टर और नर्सेज वहां पर थे उन सब ने भी कुछ नहीं कहा। रजत ने डॉक्टर गौरव को इन्फॉर्म कर दिया था और डॉक्टर गौरव भी वहां पर आ गए थे। करीम जल्दी से सना के बेड के करीब गया और उसकी बेचैन आंखों ने सना को देखा। सना हॉस्पिटल के नीले कपड़ों में पहने हुई लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर नाखूनों के दाग थे और हाथ की कलाइयों पर गहरे जख्म। कमर पर चारों तरफ से पट्टी लगी हुई थी। सना की ये आंखें देखकर करीम की आंखों में आज पहली बार आंसू की झलक दिखाई दी। वहां मौजूद लोगों को एक पल में एहसास हो गया कि ये बेड पर पड़ी लड़की करीम के लिए कितनी जरूरी थी। करीम सना के बगल में बैठ गया और उसने हौले से सना के हाथ को छुआ, लेकिन उसके हाथ को छूने में करीम को कपकपी हो रही थी। कहीं उसके छूने से सना को दर्द ना हो जाए। बाहर खड़ी जैस्मिन ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैस्मिन ने अपने आंसू पोंछे और फिर वो खुद में बुदबुदाई, करीम भाई, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी जैस्मिन के सवालों का जवाब बिना पूछे ही मिल गया, क्योंकि उसी वक्त बिहान ने एक वार्ड बॉय को रोका और उससे पूछा, मिसेस कपूर को यहाँ पर कौन लेकर आया है? मिसेस कपूर? जैस्मिन के कान में ये शब्द गूंज गए। अचानक जैस्मिन को याद आया कि बेहोश होने से पहले सना ने आखिर शब्द में करीम ही तो कहा था। जैस्मिन ने हैरान होते हुए खुद से कहा, यानी मेरी दोस्त सना ही करीम भाई की पत्नी है, जिन्हें हम अपने घर पर इनवाइट करने वाले थे। ओह माय गॉड, क्या होगा जब करीम जान जाएगा सना के साथ हुए हादसे का सच? कैसे सिखाएगा करीम विनीत और अभिषेक को सबक? क्या सना की हालत में होगा सुधार
या होगी तबीयत उसकी नाजुक? सच जानकर कैसा होगा जैस्मिन का रिएक्शन? जानने के लिए आप सब मेरे साथ इस कहानी में बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।